अब ये बात CSR को आगे बढ़ाते हैं। CSR में प्रिकॉशंस क्या क्या होते हैं? CSR यानी कि सेंट्रल स्क्रूटनी रिपोर्ट जो है वो प्रेस्क्राइब्ड परफॉर्मा है। 2010 के पहले वो नॉर्मल पेपर में जाती थी, 2010 के बाद उसका एक सेट परफॉर्मा है, उसी परफॉर्मा में जाती है। चाहे इतनी बड़ी बड़ी बातें कर ली जाए, लेकिन जो रिकमेंडेशन है फाइलिंग ऑफ अपील वो मेनली क्वांटम ऑफ टैक्स इफेक्ट पे डिपेंड करती है। या अपील जो है वो रीजन ऑफ एक्सेप्शन पे है। एज पर सर्कुलर नंबर 5/2024 से डिपार्टमेंट जो है वो हर 2-3 साल में अपने जो एक्सेप्शंस हैं उनको रिवाइज करता रहता है कि अगर मॉनेटरी सीलिंग से नीचे भी है तो भी कुछ केसेस में कुछ उसमें पॉइंट्स पे जो है आप अपील फाइल कर सकते हैं हायर फोरम पे, अगर मॉनेटरी लिमिट से नीचे भी है। मॉनेटरी लिमिट इस समय अपील की CITP की 50 लाख है, ITAT की 50 है, 1 करोड़ 2 करोड़। अगर उससे नीचे भी है तो भी अगर ये रीजन ऑफ एक्सेप्शन से आती है, जो सर्कुलर है इस समय लेटेस्ट सर्कुलर नंबर 5 है 2024 का 15 मार्च का, 15 एक्सेप्शन दे रखे हैं उसके, 15 एक्सेप्शन है कुल मिला के। उन 15 एक्सेप्शन में अगर अपील लाई करती है तो है उसके अंदर तो बहुत डिटेल कर दिया है कि कोई कंप्लेन हुई हो CBI या वो अगर किसी दूसरे डिपार्टमेंट दूसरे एजेंसी से कोई रिपोर्ट आ रही है, प्रोसिक्यूशन लॉन्च है, या ऐसा कोई ऑर्डर है जिसमें कि डिपार्टमेंट को जो है वो रिस्ट्रिक्शन पास किए गए हैं, या ऐसा कोई ऑर्डर है जिसके अंदर जो मतलब सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट है उसके जब फॉरवर्ड हो गया है, बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं उसके अंदर। रेट के मैटर्स हैं, मैटर पे हम लोग हैं। हाँ, दूसरे मैटर पे अगर है वो एक 158 सेक्शन में 158 BA सेक्शन है, उसमें डेफरल ऑफ अपील्स है, उसके अंदर है, उसमें भी आपको एक्सेप्शन मिलता है। तो कई चीजें हैं। क्लियर कट अगर वो दिख रहा है, जैसे आजकल प्रोसेसिंग में भी कई सारे डिसअलाउ कर देते हैं, अगर वो मॉनेटरी लिमिट से ऊपर क्या उसमें भी अपील मतलब केवल लिमिट डिसअलाउ करते मैं समझ नहीं पाया। मतलब सर प्रोसेसिंग में भी आजकल डिसअलाउ हो रहा है, क्लियर कट होता है कि डिसअलाउ नहीं होते हैं। हाँ, मॉनेटरी लिमिट के ऊपर आता है सर, तो क्या उसमें जाना चाहिए? देखिए 143(1) एक अगेंस्ट जो अपील होती है उसके अंदर अगर वो CITP उनको डिसअलाउ कर रहा है, मतलब उसको जो उसने एडिशन कर रखे हैं वो गलत है, उसने CITP ने अलाउ कर दिया है, तो फिर वो आपको चेक करना पड़ेगा। मॉनेटरी सीलिंग से ऊपर जाने का मतलब ये नहीं है कि आपको अपील फाइल करनी मैंडेटरी है, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, बोला उसमें नहीं है तो मत जाइए। एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन मॉनेटरी लिमिट से नीचे के लिए, ऊपर के लिए नहीं है। ऊपर के सब तो आपको फैक्ट्स देखना है। जैसे ATP वाले में कई लोग गए थे, ATP वाला डिपार्टमेंट का व्यू है, डिपार्टमेंट जो ATP का मैटर है उसके अंदर बिल्कुल 2 डाइवर्जेंट व्यूज हैं। एक कहता है अलाउ कर दीजिए, दूसरा कहता है बिल्कुल मत कीजिए। तो आपका जो सुपीरियर अथॉरिटी है वो किस व्यू को ज्यादा अच्छी से समझ पा रहा है वो उस पर डिपेंड करेगा। दोनों ही व्यू गलत नहीं है, दोनों व्यू सही है, तो कोई व्यू गलत नहीं है। देखिए ये जो आपका व्यू है ना, कर देना चाहिए, लेट द कोर्ट डिसाइड। डिपार्टमेंट के अगेंस्ट, गवर्नमेंट के लिटिगेशन पॉलिसी के आप अगेंस्ट जाता है। ये ATP से शुरू होता है और फिर सारे सेक्शन तक जाता है, 275 तक जाता है। तो अगर मॉनेटरी लिमिट से नीचे है तो आप देख लीजिए कि जो 15-16 रीजन दे रखे हैं उसके अंदर अगर वो लाई करता है सर्कुलर के हिसाब से, ये सर्कुलर रिवाइज होता रहता है, हर 2-3 साल में एक बार रिवाइज हो जाता है। 268 में जो है वो मॉनेटरी लिमिट चेंज हो जाती है, सर्कुलर चेंज हो जाता है। पहले 3 थे, 3 एक्सेप्शन हुआ करते थे, 5 हुए, 7 हुए, अब 15 या 16 हो गए। ऐसे केसेस जहाँ पे ट्रिब्यूनल या कोर्ट में सिर्फ इस वजह से अपील नहीं फाइल की जाती कि वो टैक्स इफेक्ट कम है, हालांकि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ भी फ्रेम हो सकता था, सब कुछ हो सकता था, फैक्ट भी थे, तो उसमें जो है वो जब आप अपना रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे तो उसमें प्रिंसिपल CIT अपना एक स्पेसिफिक कमेंट लिखेगा कि even though the decision is not acceptable, appeal is not filed only on the consideration that tax effect is less than the monetary limit specified in the CBDT circular dated। ये सेट लैंग्वेज है जो कि बोर्ड से अप्रूव्ड है। इसका फर्क क्या पड़ता है? ऐसा हो सकता है कि एक ही SSC के 5 साल के केस हो जिसके अंदर सेम इशू इन्वॉल्व हो,
4 साल में टैक्स इफेक्ट नहीं आ रहा, सिर्फ 1 साल में आ रहा है, आप उन 4 साल में तो नहीं जाएंगे, 1 ही साल में जाएंगे। तो जिन 4 सालों में नहीं जाएंगे उन 4 साल में आप ये चीज लिखेंगे ताकि एसएससी जो है वो कोर्ट में ये प्ली न ले कि ये बाकी 4 साल में तो गए नहीं थे। इन्होंने डिपार्टमेंट एक इम्प्लिसिट वे में इसको एक्सेप्ट कर लिया था डिसीजन। तो ये उस चीज को कंट्रोल, उस चीज को जो है वो कंट्रोल करने के लिए, उस चीज को अपोज करने के लिए ये चीज लिखी जाती है। और ये बोर्ड के इंस्ट्रक्शंस है कि ऐसे सारे केसेस में, जो इस टाइप के केसेस में जहाँ पे कि सिमिलर इशू इन्वॉल्व है लेकिन सिर्फ टैक्स इफेक्ट की वजह से आप अपील नहीं फाइल कर रहे हैं, तो जब ऐसे केसेस में किसी केस में आप अपील फाइल कर रहे हैं तो फिर डिपार्टमेंट का रिप्रेजेंटेटिव या जो स्टैंडिंग काउंसिल है उसको एक चीज मेंशन होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि ये पीछे के सालों में या किसी और साल में अपील क्यों नहीं फाइल की गई, सिर्फ टैक्स इफेक्ट की वजह से नहीं फाइल की गई, डिसीजन नहीं एक्सेप्टेड था। तो ये अपील फाइल ना करना डिपार्टमेंट के राइट को एब्रोगेट करना नहीं है कि डिपार्टमेंट ने अपने राइट को अपील छोड़ दिया है, ऐसा नहीं है। डिपार्टमेंट ने अपील इसलिए नहीं फाइल की क्योंकि सीबीडीटी के मैंडेट के हिसाब से जो क्वांटिटी लिमिट थी उसके वो नीचे था, इस वजह से नहीं फाइल की। ये तो आप बताएंगे। सिस्टम पे है सर, सिस्टम पे है। सिस्टम पे है बैक टू मैनुअली जाते फंक्शनल है वो काम फंक्शनल मैनुअल मेजर हमारे मुझे पता नहीं है, आप लोग बताओ जो जाओ हमारी आईटी की नेटवर्क जा रही है। चलो जाओ नहीं जाओ सब जाओ हो गए। डिवीजन हो गया डिपार्टमेंट से, जाओ और खाओ और दोनों से कंपटीशन चलता है जताने के मेरे पे काम ज्यादा आओ वाले कहते हैं मेरे पास काम है, जाओ वाले कहते हैं मैं और रह चुका हूँ, मैं जानता हूँ काम होता है। इसके साथ के में कंटेंट्स क्या क्या होते हैं, तो जो भी इशू इन्वॉल्व हो, तो जो सर्कुलर है सर्कुलर नंबर 5/2024 आप सबके पास होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप CSR बना रहे हैं वो या ये इस चीज को हमेशा अपने आप को अपडेट रखिए कि कोई नया इसमें अपडेट आया है या नहीं आया है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एक्सेप्शन ढूंढने हैं अपील के लिए, फर्दर अपील के लिए अगर एक्सेप्शन ढूंढने हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डिपार्टमेंट की गाइड है। The issues involved in should be concisely stated as is recorded in the assessment order. जो assessment order में इशू है उनको आप छोटे में लिखिए। अगर एडिशनल एविडेंस दिए गए हैं और जो इश्यूज हैं उनको एडवर्सली डिसाइड किया गया है और एओ को अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई रिमांड की, ऐसा हो सकता है। सीआईटी अपील बहुत सारे सीआईटी अपील है जो कि मिस कर जाते हैं या इस चीज को ध्यान ही नहीं रखते कि एडिशनल एविडेंस था। कायदे से तो एडिशनल एविडेंस देने के पहले जो एसएससी है उसको एक रिटन एप्लीकेशन देनी चाहिए कि हम ये एडिशनल एविडेंस प्रोड्यूस करना चाहते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि कोई एसएससी जो है वो करे अपीलेंट इस तरीके की रिक्वेस्ट करे। नॉर्मली क्या होता है वो सबमिशन देते हैं, सबमिशन के साथ ही साथ वो सारे एविडेंस और जो भी उनके स्टेटमेंट वगैरह होते हैं वो सब पकड़ा देते हैं और सीआईटी अपील है कि उसको भेजना हुआ भेजा, नहीं भेजना हुआ नहीं भेजा। तो अगर आपको स्क्रूटनी रिपोर्ट बनाते समय ऐसा लगता है कि कोई एडिशनल एविडेंस दिया गया जो कि असेसमेंट के समय नहीं दिया गया था, बाद में दिया गया और उसको एओ के सामने कंसिडरेशन को नहीं भेजा गया और इशू एडवर्सली डिसाइड कर दिया गया, तो ये आपकी सीएसआर का पार्ट होना चाहिए। सीएसआर जो है दोनों केसेस में जाती है, जहाँ पे आप अपील करते हैं या जहाँ पे आप अपील नहीं करते, दोनों ही केसेस में बनती है। जहाँ आप नहीं करते हैं वहाँ पे नीचे एक लाइन हो जाती है कि हमको ऑर्डर मंजूर नहीं है लेकिन मॉनिटरी लिमिट नहीं है इसलिए हम नहीं करते, बाकी डिटेल्स पूरे जाते हैं। सीआईटी कॉल करते हैं उन्हें भेजते हैं, सब में भेजते हैं, कैसी इनवैलिड भी है सब में भेजते हैं, सब में जाती है। सब में भेजते हैं। सीआईटी को कॉल सिर्फ जो रेवेन्यू के फेवर के ऑर्डर होते हैं उनके अंदर सीएसआर जाने का मतलब नहीं। जो रेवेन्यू के फेवर के ऑर्डर है, ऑर्डर्स रेवेन्यू के फेवर हो सकते हैं, रेवेन्यू के अगेंस्ट में हो सकते हैं, पार्शियली रेवेन्यू के फेवर और पार्शियली रेवेन्यू के अगेंस्ट हो सकते हैं, या सेटिस्फाइड हो सकता है। सो कैलकुलेटर सीआईटी जो मांगते हैं उन्हें भेजते हैं। नहीं, जो भी ऑर्डर्स हैं जो रेवेन्यू के फेवर में, जहाँ पे अपील, जहाँ पे एसएससी की अपील उसके अगेंस्ट में डिसाइड हो रही है, वहाँ पे आप सीएसआर की कोई जरूरत नहीं, वर्टलेस है, क्योंकि आप तो खुद अपने ऑर्डर के अगेंस्ट में नहीं जाएंगे ना। जहाँ पे आपके अगेंस्ट में हुआ और रेवेन्यू के अगेंस्ट में हुआ या पार्शियली रेवेन्यू के अगेंस्ट में हुआ, वहीं पे सीएसआर जाती है।
अगर कोई ऐसा फैक्ट रिकॉर्ड किया गया, फैक्ट सिर्फ कोई जगह रिकॉर्ड हो सकता है, अपील में, सीआईटी अपील के सामने या आईटीएटी के सामने, जो कि जो एविडेंस ऑन रिकॉर्ड है उनके अंदर कंट्रेरी है, तो ये आपकी स्क्रूटनी रिपोर्ट में क्लियरली डिमॉन्स्ट्रेटेड होना चाहिए कि ये जो फैक्ट है, ये सारी चीजें आपने डिमांड रिपोर्ट में भी करी थी, कहूँगा सारी चीजें डिमांड रिपोर्ट में भी करी थी कि अगर कोई फैक्ट है या कोई एविडेंस है जो कि आपके पास मटेरियल है, जो मटेरियल है या रिकॉर्ड में जो एविडेंस है उसके अगेंस्ट में उसके कंट्रेरी है, तो आप उसको पॉइंट आउट करते हो। वही सेम चीज सीएसआर में भी है। सीएसआर में फर्क ये हो जाता है कि वहां पे आपके कंसिडरेशन के दिया जाता था, यहाँ पे सीआईटी अपील या आईटीएटी ने कंसिडर करने के बाद ये दिया है। तो अगर ऐसी कोई चीज है तो उसको अपनी रिपोर्ट का पार्ट बनाइए। जिन जुडिशियल प्रेसिडेंट्स या केस लॉस को अपीलेट अथॉरिटी ने एप्रोप्रिएट माना है और उनके ऊपर रिलाई करके अपना ऑर्डर बनाया है, तो उनको जो आपके सामने केस है उसके जो फैक्ट्स हैं उनके ऊपर अप्लाई करके देखिए कि ये सही है या नहीं है। आप जुडिशियल रिव्यू नहीं कर रहे हैं, आप जो उसकी लैंग्वेज होती है उसके अंदर कभी भी ये नहीं लिखा जाता है कि जुडिशियल अथॉरिटी ने ये गलत किया। हमेशा ये लिखा था लर्नड सीआईटी या लर्नड आईटीएटी हैज अर्ड, भूल से हो गया। ये इनटेम्परेट लैंग्वेज आप नहीं यूज कर सकते। इस लर्नड सीआईटी अपील ने जो है वो इस चीज को देखा ही नहीं, भूल गए, गलती कर दी, उनको पता ही नहीं, इस टाइप की लैंग्वेज नहीं लिखी जाती। हमेशा ये लिखा था लर्नड सीआईटी हैज अर्ड, अर्ड का मतलब गलती से हो गया। तो जो भी केस लॉज उन्होंने रखे हैं या जो भी केस लॉज के बेसिस पे उन्होंने डिसीजन दिया है, उनको आपके पास जो आपका जो केस है उसके फैक्ट पे आप उसको देखिए कि ये फैक्ट उसके केस लॉ के जो फैक्ट है वो सही है कि नहीं, या जो जुडिशियल प्रेसिडेंट उन्होंने यूज किया वो उसके ऊपर अप्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। मैंने तो यही शब्द यूज किया है, इसके अलावा कोई शब्द नहीं यूज किया। सीआईटी हैज अर्ड, यही लिखा है। London CIT has forgotten. London CIT has no knowledge of the facts. आप ये भी लिख सकते हैं, आप ये लिख के देखिए, आप ये लिख के देखिए London CIT has not applied his mind. आप ये लिख के देखिए कैसे स्ट्रक्चर्स आते हैं ऊपर से। अगली बार आप लिखने के लायक नहीं बचेंगे। यही है। If a particular issue is recurring from earlier years, then the latest must be ascertained. अगर कोई ऐसा इशू है जो कि कई साल से चला रहा है, नॉर्मली केसेस में होता है कि जैसे एटीपी का ही इशू है, कंटिन्यूअसली एक ही पॉइंट पे जो है वो 4-4 साल 5-5 साल के केस स्कूटी में कर रहे हैं, होते हैं, एक ही साथ दो केस आ जाते हैं, 148 ले लिया जाता है और सेम इशू पे आप एडिशन करते चले जाते हैं। पिछले साल में भी हुआ था, इस साल भी हम करेंगे, भले ही कुछ भी कहता रहे। नॉर्मली यही होता है। आप पिछले साल का ऑर्डर भी ढूंढ लेते हैं, उसके असेसमेंट रिकॉर्ड से पिछले साल का ऑर्डर भी देख लेते हैं कि भाई एसपीओ ने किया क्या था, हम उसके अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं। अगर हमारा दिमाग चल भी रहा हो उस तरफ तो हम तुरंत जो है वापस आ जाते हैं, नहीं पिछले वाला सही था, इसी को अफेक्ट करते हैं, वही एडिशन आप अफेक्ट कर देते हैं। तो ऐसे इशूज जब सीआईटी अपील या आईटीएटी से डिसाइड होते हैं तो आपको ये देखना चाहिए कि ये जो इशूज हैं ये पहले भी उठे होंगे, तो क्या इसके अंदर फाइनलिटी आ गई क्या? अगर फाइनलिटी आ गई है तो फिर आप उसको फर्दर अपील में ट्रीटमेंट कीजिए। Most importantly, non-acceptance of the appellate decision on any point must be backed by valid reasons. अगर आप किसी पॉइंट पे appellate decision से एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो आपके पास वैलिड पॉइंट, जजमेंट, फैक्ट, एविडेंस होने चाहिए जो कि आपका सीएसआर का पार्ट करेगा। अब ग्राउंड ऑफ अपील में भी सजेस्टेड बाय द एओ, ये मैंडेटरी नहीं है कि आप ग्राउंड ऑफ अपील भी सजेस्ट कीजिए। फर्दर जो क्वेश्चन ऑफ लॉ या ग्राउंड ऑफ अपील वो भी आप सजेस्ट कीजिए अपने सीएसआर के थ्रू। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि आपको कर देना चाहिए क्योंकि आप जो है वो प्राइमरी पर्सन है जिसने वो ऑर्डर पूरी तरीके से पढ़ा है। वो असेसमेंट प्रोसीडिंग आपके नजरों के सामने से पूरी तरीके से देखिए, आपने उसका पूरा जो है वो विश्लेषण किया हुआ है, तो वो आप एक प्राइमरी अथॉरिटी है। आपके ऊपर जो भी रेंज हेड है या सीआईटी है या प्रिंसिपल सीआईटी है, उसके पास ना इतना समय है
ना ही इतना उसके पास मतलब इतने काम है उसके पास कि वो फिर से वो पूरा नहीं पढ़ सकता। वो आपकी भेजे हुए जिस्ट पे ही काम करता है, अनलेस अनटिल उसको कुछ अजीब सा ना लगे। तो नॉर्मली जो आप रिपोर्ट भेजते हैं उसी के बेसिस पे वो डिसाइड करता है। तो अगर आपको लगता है कि कोई ग्राउंड ऑफ अपील बनना चाहिए तो आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं ग्राउंड ऑफ अपील, और आपको लगता है कई ग्राउंड ऑफ अपील हो सकते हैं तो सब पैराग्राफ में आप उसको बना के दीजिए, ताकि जो है बाद में उसको वेट करने में, इम्प्रोवाइज करने में या बेटर ग्राउंड ऑफ अपील बनाने में उसका यूज हो सके। नॉर्मली फाइनल उसका रीजन ये है ना कि आप इस चीज को चेक ही नहीं करते कि ये फाइनल हो चुका है या नहीं हो चुका है। एक बार मॉनिटरी लिमिट देखी ये 50 लाख से ऊपर है तो आईटीएटीएम जाएंगे, चाहे कुछ भी हो, या 1 करोड़ से ऊपर है तो हमको जाना है, तो जरूरी नहीं। सीएसआर में चेकलिस्ट क्या है? इस टैक्स इफेक्ट अबव लिमिट प्रिस्क्राइब्ड बाय द सीबीडीटी। सबसे पहली चीज तो यही है कि टैक्स लिमिट है या नहीं है, टैक्स की जो मॉनिटरी सीलिंग है वो है कि नहीं है। क्या रेवेन्यू ऑडिट ऑब्जेक्शन इस केस में बोर्ड ने एक्सेप्ट कर लिया है? अगर कोई ऐसा केस है जिसके अंदर रेवेन्यू ऑडिट ऑब्जेक्शन है, जिसका कि ड्राफ्ट पैरा बना, लॉन्ग पैरा बना, ड्राफ्ट पैरा बना, एसओएफ हुआ और बोर्ड ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, उस केस में आपको स्पेशल देखना पड़ेगा कि ये है क्या चीज, किस बेसिस पे किया गया है। रेवेन्यू ऑडिट ऑब्जेक्शन अगर बोर्ड ने एक्सेप्ट कर लिया है तो ये मेजर इशू है। इसके ऊपर फिर बोर्ड से आपको इस चीज को पॉइंट आउट करना होगा अपने सीएसआर में, और अगर आपका जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, सीआईटी है, सीसीआईटी है, ये समझता है कि इसके ऊपर फर्दर जाने की जरूरत है तो वो एक्सेप्शनल कैटेगरी में जाके बोर्ड से परमिशन लेके इसके ऊपर अपनी फाइल कर सकते हैं। लेकिन ये जरूरी है कि वो रेवेन्यू आरएपी का ऑब्जेक्शन जो है वो बोर्ड ने एक्सेप्ट कर लिया हो। क्या जो ऑर्डर हुआ है उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया है? एक्ट के किसी प्रोविजन को अल्ट्रा वायरस को नहीं घोषित कर दिया गया है। सीबीडीटी के किसी ऑर्डर, नोटिफिकेशन, सर्कुलर या इंस्ट्रक्शन उसका सब्जेक्ट मैटर तो नहीं है। ये सारी चीजें या प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग तो एसएससी के खिलाफ कंटेम्पलेट नहीं की जा रही है या वो ऑलरेडी लॉन्च है। अगर प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग लॉन्च है तो उस चीज को मेंशन कीजिए। वो चीज जो वो है सर्कुलर है आपका 5, उसमें एग्जाम्प्ट है, उस पर अपील हो सकती है मॉनिटरी लिमिट के बिना भी। अब आता है कि सीआईटी अपील के ऑर्डर पे हम लोग क्या क्या चीजें देखेंगे और सीआईटी अपील के ऑर्डर की सीएसआर जो बनाएंगे उसमें क्या क्या होगा। तो पहली चीज तो यही है कि सीआईटी अपील ने एडिशनल एविडेंस एडमिट किए हैं, अपॉर्चुनिटी दी है या नहीं दी है। वो सारी चीजें हैं करीब करीब जो हम रिमांड रिपोर्ट में कर चुके हैं। पहले हम ये देखेंगे कि जो सबमिशन है एसएससी के जो सीआईटी अपील ने एक्सेप्ट कर लिए हैं वो फैक्चुअली करेक्ट है या इनकरेक्ट है। अगर सीआईटी अपील ने कोई फैक्ट रिकॉर्ड किया है जो कि कंट्रेरी है असेसमेंट ऑर्डर के कंट्रेरी है, या असेसमेंट में जो असेसमेंट रिकॉर्ड में जो फैक्ट है उनके कंट्रेरी है, अगर वो फैक्चुअली इनकरेक्ट है तो वो क्या है। सीआईटी अपील ने करेक्ट प्रोविजन ऑफ लॉ अप्लाइड किए कि नहीं किए। कई चीजें ऐसी हो सकती है जिनके अंदर दो कंट्रेरी भी हो सकते हैं, एक एसएससी के फेवर का हो सकता है, एक डिपार्टमेंट के फेवर का हो सकता है। नॉर्मली आप एसएससी के फेवर के व्यूज ज्यादा दिखाई पड़ते हैं, डिपार्टमेंट के फेवर के व्यूज शायद ही कहीं एक आध दिखाई पड़ जाए बड़े केसेस में। तो वो सीआईटी अपील ने क्या किस बेस पे उसको जो है लिया है, प्रोविजन सही अप्लाई किए कि नहीं किए, जो एक्ट में जो प्रोविजन है जो उनको छूट मिलनी चाहिए या जो उसको डिडक्शन मिलने चाहिए वो सीआईटी अपील ने अलाउ करते समय सही प्रोविजन से सही तरीके से अप्लाई किए कि नहीं किए। केस लॉ जो है रेलेवेंट है या डिस्टिंग्विशेबल ऑन फैक्ट्स है। ऑपरेटिव पार्ट कहाँ है ऑर्डर का। 40 करने के ऑर्डर में ऑपरेटिव पार्ट हो सकता है सिर्फ 2 पैरा हो, या ये भी हो सकता है कि 40 करने के ऑर्डर में आपको जगह जगह बीच बीच में ऑपरेटिव पार्ट्स मिले। वो सारे ऑपरेटिव पार्ट्स आपको जो है बहुत मैन्युअली चेक करने हैं। क्या ग्राउंड ऑफ अपील को अमेंड किया गया था या ऑल्टर किया गया था बाद में? नॉर्मली ये अलाउड है, सीआईटी अपील के सामने आप क्लियर करके उसको अमेंड कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं, फ्रेश ग्राउंड ऑफ अपील ले सकते हैं। नॉर्मली आप अपील जब भी आप ग्राउंड ऑफ अपील देखेंगे फ्रेश अपील तो उसमें एक लास्ट में लिखा होता है, एक ग्राउंड ऑफ अपील दिया जाता है, द राइट टू अमेंड, ऑल्टर और रेज न्यू ग्राउंड्स ऑफ अपील।
ये ग्राउंड अपील लिया जाता है। ये किस लिए होता है? ये इसीलिए होता है कि आप अपने बाद में अगर आपको कोई चीज नई नजर आती है तो आप उसको नया ऑर्डर दे, नया ग्राउंड अपील ले आए। जैसे कि क्या हो रहा है किसी हाई कोर्ट ने रिसेंटली ऑर्डर किया कि 153D में जो अप्रूवल होता है जेसी का, सर्च के केसेस में 153D में अप्रूवल होता है। तो 153D का अप्रूवल अगर जेसी ने रीजन के साथ रिकॉर्ड करके नहीं दिया है तो नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड है, ऐसा जजमेंट आया। उस जजमेंट को फॉलो करते हुए 2-3 और हाई कोर्ट ने भी जजमेंट दिए और असेसमेंट को उसी पॉइंट पे खत्म कर दिया कि जेसी ने जो अप्रूवल दिया, जो 153D का अप्रूवल है, जो कि मैंडेटरी है, सैक्रोसेंट है, वो सही से नहीं हुआ और वो उन्होंने अप्रूवल को उस पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट को बेस मानते हुए केस बढ़ा दिए सारे। अब क्या हो रहा है कि नॉर्मली जो जिन एसएससी ने ये पॉइंट नहीं दिया था वो भी अब अपनी अपील्स में आईटीआईटी में और सीआईटीआईटी के सामने ये पॉइंट लेके आ रहे हैं कि 153D का जो अप्रूवल है वो नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड है, वो हेस्ट में दे दिया गया। तो वो नया केस, नया वो आ गया, ग्राउंड अपील आ गया। तो अगर आपने इनिशियली वो ग्राउंड अपील नहीं लिया था कि हम कोई नया ग्राउंड अपील दे सकते हैं, तो फिर आपके सामने वो ऑप्शन खत्म है एसएससी के सामने। वो इस टाइप के ग्राउंड अपील आते हैं। या ये भी हो सकता है कि एसएससी को बाद में कोई चीज समझ में आए कि हमको ये चीज और करनी चाहिए थी, छूट गया, तो भी ले सकते हैं। All issues to be challenged in appeal including general observation which would adversely affect revenues case. जनरल ऑब्जर्वेशन आईटीआईटी देता है, हाई कोर्ट देते हैं, नॉर्मली देते हैं, या सीआईटी अपील भी दे सकते हैं कि जो कि रेवेन्यू के फेवर में ना हो और बाद में उन्हीं ऑब्जर्वेशन को कोट करके वही सीआईटी अपील या दूसरे सीआईटी अपील जो है वो ऑर्डर पास करें जो कि रेवेन्यू के फेवर के नाम है। एटीपी के केस में ऐसा हुआ है। सीआईटी अपील के ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ही आईटीआईटी ने केस उड़ा दिया, उसके बेसिस पे हाई कोर्ट से हो गया। तो ये जो रेवेन्यू के फेवर में नहीं होते हैं उनको जनरल ऑब्जर्वेशन है कि एओ जो है वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, जेसीआईटी ने अपना काम ठीक से नहीं किया, ये जनरल ऑब्जर्वेशन। या ये एओ जो है वो एसएससी को नेचुरल जस्टिस का मौका नहीं दे रहे हैं, तो ये सब जनरल ऑब्जर्वेशन, इनको काउंटर करना पड़ता है। ग्राउंड ऑफ अपील कैसे होती है? शुड बी ब्रीफ एंड स्पेसिफिक, शुड नॉट बी आर्गुमेंटेटिव। बार बार मत कीजिए, रेपिटेशन मत कीजिए, एक ही ग्राउंड ऑफ अपील को बार बार मत दिखाइए, एक ही इशू को इनटेम्परेट लैंग्वेज, जो बात हुई थी कि अर्ड यूज कीजिए, नॉट अप्लाइड हिज माइंड, लॉस्ट हिज माइंड, ऐसे शब्द मत यूज कीजिए। शुड नॉट रेफर टू केस लॉ अनलेस बाइंडिंग डिसीजन, अगर ऐसा कोई डिसीजन नहीं है जो कि बाइंडिंग है, उन केस लॉस को रेफर मत कीजिए अपने ग्राउंड ऑफ अपील को जस्टिफाई करने के लिए। आईटीआईटी के ऑर्डर का जो हम सीएसआर बनाएंगे तो उसमें क्या है? क्या आईटीआईटी ने वो सारे ग्राउंड्स एडजुडिकेट किए जो कि अपील में रेस किए गए? नॉर्मली क्या है कि 6 ग्राउंड्स ऑफ अपील रेस किए गए, लेकिन उसने बाकी कुछ नहीं देखा। एक ग्राउंड ऑफ अपील जिसके अंदर की कोई टेक्निकल इशू उठाया गया था, सिर्फ उसी को डिसाइड कर दिया और बाकी कुछ नहीं देखा उसने। बाकी किसी चीज पे कोई अपना फैक्ट नहीं रिकॉर्ड किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ उसने एक टेक्निकल ग्राउंड पे पूरा केस उड़ा दिया। तो ये चीज देखने वाली है कि अगर आप उसका सीएसआर बना रहे हैं तो आप उसमें लिखिए कि फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी ने कोई फैक्ट नहीं डिसाइड किया, सिर्फ और सिर्फ एक टेक्निकल इशू पे उसको केस को डिसाइड कर दिया। या ऐसा तो नहीं है कि जो ग्राउंड ऑफ अपील थे उनसे बाहर जाके उसने केस कर दिया, क्योंकि आईटीआईटी के लिए फाउंडेशन है कि जो ग्राउंड ऑफ अपील रेस किए गए हैं वो उसी पे काम करेगा, उससे बाहर नहीं जा सकता। ये फाउंडेशन हाई कोर्ट के लिए भी है, ये सुप्रीम कोर्ट के लिए भी है। जो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रेम हुआ है या उसको जो बाद में हाई कोर्ट अपने लैंग्वेज में फ्रेम करता है, उसके बियॉन्ड जुरिसडिक्शन जाके वो डिसीजन नहीं दे सकता कि वो डिसीजन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे देना था, उसको ना देके वो केस के बीच में चला गया और दूसरे इशू को उसने डिसीजन दे दिया, वो नहीं। सारे रेलेवेंट फैक्ट और मटेरियल उसने एविडेंस पे गौर किया कि नहीं किया, जो उसने, क्योंकि आईटीआईटी लास्ट फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी है जो कि ये देखती है कि फैक्ट क्या है, तो करेक्ट है या कंट्रेरी है। अगर करेक्ट है तो कोई बात नहीं, कंट्रेरी है तो आपके पास ऑप्शन है मिसलेनियस एप्लीकेशन फाइल करके आईटीआईटी के पास जाने का कि आप इसको फिर से रिकंसीडर कीजिए। रेक्टिफिकेशन के लिए मिसलेनियस एप्लीकेशन फाइल हो सकती है, वो अगर फाइल करनी है तो उसके लिए ये जरूरी है, क्योंकि इसके बाद एक बार आईटीआईटी से फैक्ट कंफर्म हो गया और आपने उसको उसके ऊपर कोई अपील नहीं करी या कोई मिसलेनियस एप्लीकेशन नहीं फाइल की तो वो फाइनल हो जाएगा।
एप्लीकेशन ऑफ रेक्टिफिकेशन रिक्वायर है कि नहीं है। कैन द ITAT ऑर्डर बी चैलेंज ऑन द ग्राउंड ऑफ परवर्सिटी, इफ यस स्पेसिफिक क्वेश्चन ऑन परवर्सिटी टू बी रेज्ड बिफोर हाई कोर्ट। परवर्सिटी क्या होती है? परवर्सिटी ये होती है कि जो फैक्ट या जो मटेरियल, जो एविडेंस रिकॉर्ड में मौजूद है, जिसको कि पढ़ के कोई भी एक सामान्य आदमी जो भी डिसीजन ले सकता है, उस डिसीजन के ठीक उल्टा डिसीजन अगर ITAT ले रही है तो वो परवर्स ऑर्डर कहलाएगा, या कोई भी अथॉरिटी ले रही है तो उसको वो परवर्स कहेंगे। तो अगर ऐसा कुछ है तो वो स्पेसिफिक क्वेश्चन परवर्सिटी पे भी हाई कोर्ट में रेज किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि परवर्सिटी भी जो है वो क्वेश्चन ऑफ लॉ है, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, अगर परवर्सिटी प्रूव हो सकती है तो। Has the ITAT made some observation which would adversely affect the case of review if left unchallenged? Same as CIT appeal. फिर वैसे ये कि अगर केस लॉ ITAT ने लाई किए हैं तो वो डिस्टिंग्विशेबल है, कोई स्पेशल बेंच, जुडिशल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन को इग्नोर करके तो नहीं है। आपने एक ITAT का जजमेंट दे दिया, उस जजमेंट के अगेंस्ट में हाई कोर्ट में भी SSC का डिपार्टमेंट गया था, उसका जजमेंट है, लेकिन आपने सिर्फ ITAT का जजमेंट दिया, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के उसी केस में जो है जो जजमेंट होने थे उनको आपने नहीं देखा और उसी के बेस पे आपने केस डिसाइड कर दिया, तो ये गलत है। हाई कोर्ट में जो क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रेम किए गए थे वो सारे डिसाइड हुए कि नहीं हुए, जो क्वेश्चन ऑफ लॉ रेज किए गए थे अपील में उसके बियॉन्ड तो नहीं चला गया। सारे केस लॉ जो ITAT के सेम चीजें, अगर रिव्यू रिक्वायर्ड है, अगर हाई कोर्ट के फैसले का रिव्यू चाहिए, हाई कोर्ट की आप बिगर बेंच में उसको अपील कर सकते हैं, रिव्यू के लिए फाइल कर सकते हैं। कोई भी ऐसे मैटर पे नहीं जानी चाहिए जो कि मॉनिटरी लिमिट इन्वॉल्व है, इसलिए आपने सेल्फी कर दी, वो नहीं चलना। इससे आती है सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। ये क्या चीज होती है? तो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है वो कहीं पे भी उसकी डेफिनेशन नहीं अवेलेबल है, किसी भी एक्ट में कहीं कोई डेफिनेशन अवेलेबल नहीं है। बस ये है कि एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है सर चुन्नीलाल मेहता एंड सन्स वर्सेस सेंचुरी स्पिनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, इनकम टैक्स का जजमेंट नहीं है, किसी और जजमेंट का है। उसमें उन्होंने ये जो टेस्ट थे वो डिसाइड किए थे कि ये अगर चीजें आ रही हैं तो फिर वो उनको आप सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ मान सकते हैं। whether the issue directly or indirectly affect the rights of the department, ऐसा कोई इशू है जिससे कि डिपार्टमेंट के राइट्स अफेक्ट हो रहे हैं, राइट टू अपील, राइट टू प्रोसिक्यूट, ऐसा कोई अगर चीज डिसाइड हो, ऐसी कोई चीज अफेक्ट हो रही है तो वो सब्सटेंशियल क्वेश्चन लॉ में आ सकता है। जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई क्वेश्चन है, ओपन क्वेश्चन है जो कि अभी तक सेटल नहीं हुआ, इसके ऊपर कई डाइवर्जेंट व्यूज हैं अलग अलग हाई कोर्ट के, और उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने समाप्त नहीं किया। जैसे आशीष अग्रवाल वाला केस छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट डिपार्टमेंट के फेवर में था और 6 हाई कोर्ट डिपार्टमेंट के अगेंस्ट थे, अल्टीमेटली वो सुप्रीम कोर्ट ने उसको सेटल किया, तो वो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है। इस समय 148A1D वाला सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है कि जाओ जो है उसको इशू कर सकता है या नहीं कर सकता, तो ये डिपार्टमेंट एक्सावेयर के अगेंस्ट में गया है सुप्रीम कोर्ट, तो ये अभी ओपन है, इसके ऊपर डाइवर्जेंट व्यूज है, अभी ये सेटल नहीं हुआ। वेदर देयर इज एन अल्टरनेटिव व्यू, ये हो सकता है हाई कोर्ट ने एक व्यू लिया हो किसी उसके ऊपर कोई दूसरा व्यू भी हो जो डिपार्टमेंट का हो या रेवेन्यू के फेवर का हो, जो कि हाई कोर्ट ने कंसीडर ही नहीं किया, वो भी एक सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ हो सकता है। परवर्सिटी में बताया था कि परवर्सिटी के अगर परवर्स रिकॉर्डेड है तो वो भी एक क्वेश्चन ऑफ लॉ बनता है सब्सटेंशियल। विदाउट एविडेंस, contrary to evidence, having no direct nexus in the conclusion and effect of the conclusion drawn is not attributable to any reasonable person or authority on the material and facts is before it. मतलब अगर material और fact एक reasonable person के सामने रखे जाए और वो जो उसका एक conclusion draw करे उसके against में हो जाए, या जो evidence है उसके against में हो, या बिना किसी evidence के ही कोई निकाल दिया गया हो, fact निकाल दिया गया हो, ये judgment है सुदर्शन सिंह 40 का, वो उसमें ये एट्रीब्यूट्स बताए गए हैं, तो उसको बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट ने जनार्दन राव वर्सेस जॉइंट सीआरटी में भी फिर से बताया है सेम चीज। ये सारे टेस्ट हैं इन्हीं के बेसिस पे होता है। मॉनेटरी लिमिट मालूम है आपको,
सर्कुलर नंबर 5 2024 के हिसाब से 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ है। अब टैक्स इफेक्ट क्या होता है? टैक्स इफेक्ट क्या होता है? टैक्स इफेक्ट जो है वो बेसिकली यही है कि जो इनकम असेस की गई थी और जो रिलीफ के बाद आई उसका डिफरेंस जो डिस्प्यूटेड इश्यूज पे है। जरूरी नहीं है कि सभी कुछ हो उसके अंदर शामिल, जो आपका डिस्प्यूटेड इशू है उसके ऊपर जो आ रहा है उसमें टैक्स सरचार्ज सेस शामिल होता है, लेकिन इंटरेस्ट नहीं होता। अगर इंटरेस्ट ही डिबेटेबल है, इंटरेस्ट से ही अपील हुई है, तो इंटरेस्ट अलग से वो टैक्स इफेक्ट का हिस्सा बनेगा, वो अलग होगा। जहां पे लॉस होता है, जहां पे लॉस को रिड्यूस किया गया है या इनकम की तरह से किया गया है, तो वहां पे टैक्स इफेक्ट नोशनल होगा। पेनाल्टी के ऑर्डर में वो क्वांटम है जो कि पेनाल्टी डिडक्टेड है, वो अमाउंट होगा। अगर टीडीएस और टीसीएस के केसेस में है तो एक साल के अंदर जितने भी उस डिडक्टर के लिए ऑर्डर पास किए गए उन सब का जो टोटल है वो टैक्स इफेक्ट में आएगा। उसके अंदर 201 बनने का इंटरेस्ट भी होगा। फिर वही बात कि मॉनेटरी लिमिट से एक्सीड कर रही है तो आप अपील फाइल करेंगे, ऐसा मैंडेटरी नहीं है। ऐसे केसेस में मेरिट देखी जाएगी। Tax effect should be calculated separately for every assessment year in respect of disputed issue in case of every assessee. हर असेसमेंट ईयर के लिए अलग अलग होगा। कई सारे असेसमेंट ईयर के केसेस अगर एक साथ डिसाइड हो रहे हैं तो सबको जोड़ के नहीं टैक्स इफेक्ट निकल आएगा। सब सारे असेसमेंट ईयर का अलग अलग होगा। कई सारे एसएससीज को बंच करके अगर एक साथ दे दिया गया तो हर एसएससी के लिए अलग अलग होगा। जिन 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 सालों में जिन असेसमेंट ईयर में वो टैक्स इफेक्ट मॉनेटरी लिमिट से ऊपर होगा उन्हीं में आप फर्दर जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। अब इसमें आइए एक केस का देखते हैं। दरअसल XYZ ने एक आईटीआर फाइल किया 15 लाख पे, असेसमेंट कंप्लीट किया गया 1 करोड़ 75 लाख पे। बिजनेस इनकम और अदर सोर्सेज से असेसमेंट हुआ था। एसएससी ने अपनी फाइल कर दी, लर्नेड सीआईटी अपील ने उसके अलाउ कर दिया और सारे एडिशन डिसअलाउ कर सारे एडिशन डिलीट कर दिए। अब सेकंड अपील होगी या नहीं होगी? ये तो आप कैलकुलेट करके बताइए। 7 रुपये मतलब 30% मान के चलिए। 2018 वैसे कंपनी है तो 30% दिया है, हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? लेकिन हाँ वो सर मेरिट भी देखनी पड़ेगी। मेरिट छोड़िए, मेरिट देखिए। 160 हुआ, 160 तो 50 में 50 ऊपर हो जाएगा। 85 तो 140 तो हो गया। 4% नहीं आईटी का हो रहा है ना, IT में जाना है ना। सेकंड तो आईटी होगी ना। 50 लाख से ऊपर होगी। 50 लाख से ऊपर होगी। 52 लाख 50 लाख में तो ऐसा कर रहा है अच्छा जाएगा। 30% 2 लाख 50 हजार हाँ 50 के ऊपर तो 30% ही होगी। 15 लाख तो हटाएंगे ना। 1 करोड़ 60 लाख पे तो है, 48 लाख तो हुआ। 40 लाख तो हुआ। तो आपके पास एक प्राइमरी बेस हो गया कि सेकंड अपील हम रिकमेंड कर सकते हैं इसके अंदर। अब करेंगे या नहीं करेंगे वो इश्यूज पे डिपेंड करेगा। वो इशू कुछ है नहीं, हमने दिया नहीं है यहाँ पे कि वो क्या बिजनेस इनकम थी, क्यों 1 करोड़ 75 लाख 1 करोड़ 60 लाख का एडिशन हुआ, ये कुछ ये कहीं नहीं है। तो वो तो इंट्रिकेटी मतलब जो लिटिगेटी होती है ना कि किस वजह से एडिशन हुआ, क्या हुआ, वो डिपेंड है। बेसिक ये चीज है कि अगर इसका जो टैक्स इफेक्ट है वो 50 लाख से ऊपर हो रहा है तो आप आईटीएटी के लिए अपील में जा सकते हैं। इस केस में जाएंगे नहीं है क्वांटम ऑफ टैक्स इफेक्ट पे तो जा सकते हैं, लेकिन अब वो फैक्ट अगर वो तो फैक्ट पे डिपेंड करेगा ना कि फैक्ट वो अलग इशू है। हाँ अगर 50 लाख से ऊपर जा 4 लाख के लिए 50 लाख से ऊपर 50 लाख से ऊपर जाएगा तो आप तो दूसरा सेम एसएससी 15 लाख की इनकम 1 करोड़ 75 लाख में हुआ
Addition were made on bogus LTCG from penny stock and income from other sources. The SSC filed appeal, learned CIT appeal, decided the appeal and deleted addition. अब बताइए सेकंड अपील होगी या नहीं होगी? अब हो सकती है एडिशन हो गया सीसी हो गया ना इसके लिए आप नहीं हो ओपन एंडेड है इशू ओपन एंडेड नहीं है, कंफर्म है, होगी सेकंड अपील। क्योंकि अगर कोई ऐसा इशू है जिसके अंदर की कोई ऐसा प्रबंध किया गया है जो कि टैक्स को गलत तरीके से लेने का प्रोविजन है, बोगस एलटीसीजी है, बोगस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, पेनी स्टॉक के केसेस हैं, इनके अंदर मैंडेटरी है, आप जाएंगे सेकंड अपील, मॉनेटरी लिमिट के बिना भी जाएंगे। ये तो कह रहा हूँ मैं, अगर सीआईटी अपील उसको खत्म नहीं कर देना तो भी आपको सेकंड अपील करनी है उसके, आईटीआईटी में जाना ही जाना है आपको। एक्सेप्शंस में इसकी एक्सेप्शन सर्कुलर है उसके एक्सेप्शन है। अब ये मेसर्स XYZ एक एजुकेशनल सोसाइटी है, इन्होंने रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया 12AA में, सीआईटी एग्जम्पशन ने उसको रिजेक्ट कर दिया, आईटीआईटी में अपील हुई, आईटीआईटी ने उसका डिसीजन सेट असाइड कर दिया। अब बताइए हाई कोर्ट के पास जाएंगे या नहीं जाएंगे? सेट असाइड का मतलब उसने खत्म कर दिया, सीआईटी एग्जम्पशन के पास फिर से रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेजा, उसे रिजेक्ट कर दिया। सीआईटी अपील का सीआईटी एग्जम्पशन का ऑर्डर ही उसने नल एंड वॉइड कर दिया। लैंग्वेज को आप कर लीजिए, मान लीजिए कि उसने उसका सीआईटी एग्जम्पशन का जो ऑर्डर था उसको क्वेश्चन कर दिया, जाएंगे क्यों जाएंगे? अगर कोई ऐसा क्वेश्चन लगा टाइप की क्वेश्चन ऑफ लॉ कुछ नहीं, फ्यूचर में इफेक्ट करेगा रजिस्ट्रेशन तो नहीं जाएंगे सब कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं जाएंगे। इसलिए जाएंगे क्योंकि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पे कि आप क्वांटम ऑफ टैक्स इफेक्ट नहीं डिसाइड कर सकते। 12A 263 के ऑर्डर, इनके अंदर में कोई क्वांटम ऑफ टैक्स इफेक्ट नहीं होता, मॉनेटरी लिमिट इस पे अप्लाई नहीं करती। तो ऐसे जो केसेस होंगे उनके अंदर आपको जाना। तो आपके एग्जाम्पल जाने वाली है सर, जाएंगे ये मेंशन किया सर इसमें डिसाइड कौन करेगा? जैसे जाओ जी डिसाइड करेगा सीआईटी एग्जम्पशन के पास जाएगा ना, सीआईटी एग्जम्पशन का जो हेडक्वार्टर होगा वो डिसाइड करेगा, क्योंकि सीआईटी एग्जम्पशन के ऑर्डर को उसने क्वेश्चन किया है। आईटीओ एग्जाम्पशन या इसके एग्जाम्पशन का कोई ज्यादा बड़ा रोल क्योंकि ऑर्डर तो सीआईटी का, आईटीआईटी ने उसको क्वेश्चन किया, तो इसमें आईटीओ एग्जम्पशन या उसके पास ऑर्डर आएगा ही नहीं सर, उसके पास ये ऑर्डर आएगा उसके पास आएगा, उसी का सीआईटी एग्जम्पशन के पास ही है, उसी हाई कोर्ट में रेट फाइल करेगा। अच्छा, ये एबीसी प्राइवेट लिमिटेड के इतने साल के केस थे, उनमें की टैक्स इफेक्ट कितना था? अब इसमें बताइए किस साल में आप, या 5.5 साल में जाएंगे या किसी एक साल में जाएंगे, ये सब में जाएंगे, बाकी में नहीं सर, आइडेंटिकल इशू नहीं हुआ, आइडेंटिकल इशू सर सब में जाएंगे, सब में जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ वो लेकर छोड़ देंगे कि हम एग्रीमेंट नहीं है उससे सिर्फ एक में जाएंगे आप, हाँ एक बात में सिर्फ 21 बाइट में जाएंगे, बाकी सब में आप ये लिख देंगे कि हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि मॉनेटरी लिमिट से नीचे एग्री नहीं करते एग्री नहीं कर रहे, लेकिन मॉनेटरी लिमिट से नीचे इसलिए नहीं जाते। आइडेंटिकल इशू इन्वॉल्व है, सब में सब कुछ सही है, लेकिन मैंने पहले ही बताया था कि अलग अलग इन्वेस्टमेंट ईयर के लिए अगर एक ही साथ ऑर्डर पास किया जा रहा है, उसके अंदर टैक्स इफेक्ट हर साल का अलग अलग निकाला जाएगा। जिस साल में वो टैक्स इफेक्ट मॉनेटरी लिमिट से ऊपर है उसी साल में आप जाएंगे, बाकी में नहीं जाएंगे। सर अगर ये रेवेन्यू पे इंटरेस्ट हो गया वाला सपोज कोई गए हुए हैं तो रेवेन्यू पे इंटरेस्ट बाकी सालों में फिर क्या होगा, फिर बाकी सालों में फिर क्या होगा? बाकी सालों में फिर आप उसको आप फिर से जाइए, 158 DA में जाएगा और डेफिनेट लॉ अपील लगाइए उसके अंदर। ओके, 5वां असेसमेंट जो है वो 2.75 करोड़ पे हुआ। एडिशन मेड इन बिजनेस इनकम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पर 1.5 करोड़ और 1 करोड़ 10 लाख। CIT appeal ने decided appeal of XYZ deleted addition made in income from other sources and partial relief was granted in business income rupees 70 lakhs. Second appeal recommend होगी या नहीं होगी, सिर्फ क्वांटम पे।
नहीं क्यों? ना पढ़िए London CIT decided the appeal of XYZ private limited credited the addition made in income from other sources and partial relief was granted in business income rupees 70 lakh. दूसरा एक रुपये का नहीं दिया ना सर। 1,80,00,000 का 1,10,70 1,80 किया क्यों? फिर आप वही कर रहे हो कि क्वालिटी लिमिट आप देख रहे हो, दो इशू इन्वॉल्व है, दोनों इशू पे आपको जो है वो डिस्प्यूट होना चाहिए। कौन सा इशू डिस्प्यूटेड है पहले वो तो देखिए, इसमें कहीं लिखा हुआ है कि इसमें कौन सा इशू डिस्प्यूटेड है कौन सा नहीं है। रेवेन्यू फेवर आप सोचिए, लेकिन इसके अंदर लॉजिकल आंसर ये होगा कि पहले ये देखना है कि क्या दोनों इशू डिस्प्यूटेड है। अगर दोनों इशू डिस्प्यूटेड है तो हाँ अपील रिकमेंडेड है। अगर इसमें से एक भी इशू ऐसा है जो कि डिस्प्यूटेड नहीं है तो फिर सेकंड अपील रिकमेंड नहीं होगी। एक्सेप्शन कुछ नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन ये चीज है कि अगर जो अभी अब टैक्स इफेक्ट की बात हो रही थी तो टैक्स इफेक्ट पे डिस्प्यूटेड इशू का टैक्स इफेक्ट आ रहा है, तो यहाँ पे डिस्प्यूटेड इशू आपको देखना है कि डिस्प्यूटेड इशू कौन सा है, तो मेंशन नहीं है तो आप ये अपने आप से कैसे आप कैसे मान रहे हैं? मैं तो लिखा ही नहीं है उसके अंदर, लिबर्टी नहीं है। देखिए इसमें दो इशू है, हाँ इसमें एक ही साल में जाएगी 56 बाकियों के लिए आपने क्या बोला? बाकी के लिए आपको डेफरल ऑफ अपील में उसको कोलेजियम जो बनता है उसमें आपको जाना होगा कि ये इशू हमारे फेवर डिसाइड हो गया है, तो इसके अंदर हम फर्दर अपील करें या ना करें। रेवेन्यू के फेवर का डिसीजन आ गया है, वो डेफरल ऑफ अपील है, उसके लिए एक अलग है, पूरा सेक्शन अलग है, पूरा उसका चीज ही अलग है। उसमें कोलेजियम बनता है, कोलेजियम में डिसाइड करता है कि इसमें फर्दर अपील होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो सर वो कितने से 5-6 केस है वो भी कम हो जाएगा। सब है, उसमें सब है। 158 ये है सर। ये कितना मैंने पढ़ा था ये तो ये तो कुछ कोर्ट में पेंडिंग है और सेम इशू आ जाता है किसी दूसरे केस में भी, तो उसको तो उसकी भी अगर इसमें तो एक साथ सारे इशू में रेज हो गए केवल माध्यम की वजह से एक साथ ही डिसाइड हुआ है ना, तो आप तो एक ही नहीं जा रहे हो, बाकी में तो आप लिख रहे हो कि हम नहीं जा रहे हैं। कोई करीब 4 साल बाद ये 56 लाख वाला तब क्या करेंगे बाकी का आपको जाना होगा, उन्होंने से नहीं लेंगे तो आपको लेना पड़ेगा, ये पहले डिसाइड हो गया। ये एक चढ़ावा दे दीजिए, फाइनल है। अब इसमें एडिशन जो है वो बिजनेस इनकम और अदर सोर्सेज में 2.5 करोड़ और 1 करोड़ 10 लाख के हुए। फर्स्ट अपील रिजेक्टेड है, सेकंड अपील में ITAT ने अपील डिसाइड कर दी, XYZ की और पार्शियल रिलीफ अलाउ करी, दोनों ही सूरतों में उसको 50 लाख की छूट दे दी। पहला केस हाँ कोई अपील नहीं, बिल्कुल सही, क्योंकि एक करोड़ पे नहीं होता है, 1 करोड़ का टैक्स। अब एडिशन डिलीट कर दिया गया तो, और एडिशन मेड टू द बिजनेस इनकम में डिलीटेड इग्नोरिंग द फाइंडिंग ऑफ द AO एविडेंस ऑन रिकॉर्ड। अब क्या फर्दर अपील रिकमेंड होगी कि नहीं होगी? जो आपने बताया अदर सोर्सेज में देखा जाएगा कि वो भी डिस्प्यूटेड होगी, हमारे हिसाब से क्या है सेकंड है कि डिस्प्यूटेड अगर वो है तो होगी, अगर वो भी नहीं एडिशन मेड टू बिजनेस इनकम वर डिलीटेड इग्नोरिंग द फाइंडिंग ऑफ द AO एंड एविडेंस ऑन रिकॉर्ड। ये तो 2.5 करोड़ पे तो सीधा सीधा आ गया कि हमें जाना चाहिए 2.5 करोड़ की इनकम, लेकिन 1 करोड़ 10 लाख पे तो फिर जैसे 2.5 करोड़ की जाना चाहिए। बताया तो वो देखना पड़ेगा कि वो भी 2.5 करोड़ की रेट चला के बैठेगा, कितने करोड़ के बजाय देखिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन ऑफ लॉ बन रहा है, सेकंड वाले परवर्स रिकॉर्डिंग है, परवर्सिटी जो है सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन ऑफ लॉ होती है, तो अगर टैक्स इफेक्ट इसको सपोर्ट कर रहा है तो आप लेके जाइए। बॉडी लिमिट से नहीं जा रहा है। What if prosecution was launched in the relevant case and not compounded? अगर ऐसे केस में क्या होगा? इसी केस में अगर prosecution लॉन्च था और कंपाउंड नहीं किया गया था
आगे जाएंगे। सर ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वाला जो मॉनिटरी लिमिट है, जब क्वेश्चन ऑफ लॉ पे ही जाना तो इसकी लिमिट का मतलब क्या रहेगा? क्या चीज? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में क्वेश्चन ऑफ लॉ पे ही जाना है तो मॉनिटरी लिमिट का क्या वैल्यू रहेगा? मॉनिटरी लिमिट अगर नहीं है तो सब्सिक्वेंट क्वेश्चन लॉ होते हुए भी आप नहीं जा पाएंगे, अच्छा अगर रहेगा तो भी नहीं जा पाएंगे। लेकिन सर वो एक्सेप्शन के कवर नहीं हो जाएगा। कैसे होगा? अगर वो एक्सेप्शन है उसके लिए क्वेश्चन ऑफ लॉ भी तो उसमें कवर होता ही है। सब्सिक्वेंट क्वेश्चन ऑफ लॉ आप बनाएंगे तब तो आप जा पाएंगे। सब्सिक्वेंट क्वेश्चन लॉ आप तब बनाएंगे जब मॉनिटरी लिमिट से ऊपर होगा। एक्सेप्शन तो वो है जो कि मॉनिटरी लिमिट से नीचे के लिए है। अगर मॉनिटरी लिमिट से नीचे अगर आपका टैक्स इफेक्ट आ रहा है तो वो एक्सेप्शन अप्लाई करते हैं, मतलब नहीं अप्लाई करते। अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन हो कि जीएसटी डिपार्टमेंट से कि उसने जीएसटी के स्कैम से पैसा कमाया तो जाएंगे क्योंकि एक्सेप्शन है। अच्छा एक चीज बताइए, सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के कितने तरीके हैं डिपार्टमेंट के पास? दो सेल्फी होगा और एक अपील दोनों फर्क क्या है? उसमें हाई कोर्ट ये कंफर्म करता है कि ये अपील किया जा सकता है। आप हाई कोर्ट से एक सर्टिफिकेट लेते हैं, हाई कोर्ट से आप सर्टिफिकेट लेते हैं तब आप जो है 261 में अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, और एसएलटी में आप डायरेक्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट आप डिसाइड कीजिए और किसी भी नॉर्मल लिटिगेंट के साथ आप चले जाइए, उसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और दूसरे डिपार्टमेंट में कोई फर्क नहीं है। उसमें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये सुप्रीम कोर्ट के पास ये लिबर्टी है कि वो उसको एक्सेप्ट करे या ना करे, लीव ग्रांट करे या ना करे। आपकी एक्सेप्ट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन 261 में एक्सेप्ट। एनी फर्दर क्वेश्चंस? सर मिसलेनियस एप्लीकेशन और करते हैं फॉर आईटीएटी में मिसलेनियस एप्लीकेशन फाइल करते हैं हम लोग कई बार आईटीएटी में बिजनेस एप्लीकेशन फाइल होती है, वो इसलिए होती है कि अगर आपको लगता है कि आईटीएटी का कोई ऑर्डर परवर्स है या कोई मटेरियल फैक्ट छूट गया है या जो फैक्ट रिकॉर्डेड है वो जो एविडेंस है उसके अगेंस्ट में है, आईटीएटी को अपना ऑर्डर रिकॉल करना चाहिए। 254 में आईटीएटी के पास पावर है अपने ऑर्डर को रिकॉल करने के लिए, तो मिसलेनियस एप्लीकेशन फाइल करके आप वो सारे काम करवा सकते हैं आईटीएटी। उसकी कोई टाइम लिमिट भी है? वो जो नॉर्मल होती है मेरे ख्याल से 30 दिन है, एक्जेक्टली मुझे याद नहीं है, 30 दिन के अंदर करना होता है आपको ऑर्डर कम्युनिकेट करना। आईटीटी वाले भी 254 में रेक्टिफाई कर सकते हो? 254 में अपना ऑर्डर, हाँ 154 नहीं अप्लाई करता, उनके लिए वो सेक्शन 254 में अपना ऑर्डर रिकॉल करके रेक्टिफाई करता। सीआईटीपी तो 154 कर सकता है ना? हाँ सीआईटीपी के सामने मिसलेनियस एप्लीकेशन जाती है 154 की, लेकिन अब क्योंकि अब फेसलेस हो गया है तो अब पता नहीं कैसे जाती है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन पहले तो 154 की एप्लीकेशन आती थी कि अगर कोई, लेकिन उसमें बहुत ही वो है स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया है। 154 हर ऑर्डर का 154 नहीं हो सकता। 154 की जो लैंग्वेज है वो ये कहती है कि मिस्टेक्स विच आर एपरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड, अगर रिकॉर्ड में जो फैक्ट्स हैं उनको रिकॉर्ड करने में या उनको कॉपी करने में कोई गलती हुई हो, नॉर्मली अरिथमेटिकल मिस्टेक्स, वो वाली गलतियां तो 154 में कवर्ड है, लेकिन कोई आप ऐसा ऑर्डर नहीं कर सकते 154 में जिससे कि 150 जो ओरिजिनल ऑर्डर है उसका शेप ही चेंज हो जाए या उसका जो कहने का जो वो ऑर्डर कन्वे करना चाहता है वही पलट जाए, ऐसा कोई 154 नहीं हो सकता, भले ही कितनी बड़ी गलती 154 के पर्पज से बाहर। लेकिन आईटीएटी के पास ये पावर है 254 में कि वो अपना पूरा ऑर्डर रिकॉल करके फिर से फ्रेश ऑर्डर कर सकता है। ऐसा भी हुआ है कि आईटीएटी ने पहला ऑर्डर किया, उसके बेसिस पे रिलीफ नहीं दी, ऑर्डर रिजेक्ट हो गया, यहाँ पे एओ ने उसके बेसिस पे अपनी पेनल्टी इम्पोज कर दी, सब कुछ हो गया, प्रोसिक्यूशन तक लॉन्च हो गया। उसके बाद एसएससी ने फिर वहाँ पे एक मिसलेनियस एप्लीकेशन फाइल करी, आईटीटी ने अपना ऑर्डर रिकॉल कर लिया, वो फ्रेश ऑर्डर कर दिया, वो उसने पूरी तरह से अलाउ कर दिया, वो ऑर्डर कम्युनिकेट ही नहीं हुआ, 4 साल बाद कम्युनिकेट हुआ। ऐसा क्यों? आईटीटी के जो रूल्स है वो बहुत लिबरल है, वो अपना एक्स पार्टी ऑर्डर रिकॉल कर सकते हैं। किसी मान लीजिए कोई एसएससी आया ही नहीं, एक्स पार्टी ऑर्डर हो गया, बाद में वो आता है कि साहब हम किसी वजह से नहीं आ पाए, ये वजह थी, अगर आईटीटी उसको कंसीडर करता है तो वो फिर से अपना एक्स पार्टी ऑर्डर भी रिकॉल कर देता है। आईटीटी की पावर बहुत विस्तृत है, सीआईटीपी रिकॉल नहीं कर सकते। अगर कोई मटेरियल डिफेक्ट है या कोई मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है वो एक अलग इशू है, बाकी 154 के पर्पज में बाकी कुछ नहीं।
समाप्त। छुट्टी है